हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई लिखाई सब एकदम मस्त चल रही होगी बेटा। तो बच्चों, हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये है बेटा इनर प्रोडक्ट स्पेस। जी हाँ बच्चों, हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस आज से शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। और बच्चों, इसकी एक अलग प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट का नीचे मैं लिंक दे दूंगा। उसी प्लेलिस्ट में बेटा इसके सारे वीडियो जाएंगे। इसके पहले बेटा मैं लीनियर अलजेब्रा के और भी कई सारे अलग अलग प्लेलिस्ट अपलोड कर चुका हूँ, जैसे बेसिस एंड डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस क्या होता है, मैट्रिक्स इन लीनियर अलजेब्रा। उन सब का भी बेटा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लीनियर अलजेब्रा को कम्प्लीटली तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके अलावा और भी बेटा बहुत से अलग अलग टॉपिक के वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, उनको भी जाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे मॉडर्न अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, रियल एनालिसिस है, टोपोलॉजी है, टेंसर है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, बहुत से टॉपिक बेटा मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, टॉपिक का नाम लिखिए जो भी आपको चाहिए और लिख दीजिए बाय HD मैथमेटिक्स, तो भी वो टॉपिक निकल के सामने आ जाएगा जहाँ भी मैंने पढ़ाया होगा। क्योंकि बेटा बहुत सी अलग अलग प्लेलिस्ट में अपलोड कर रहा हूँ। CSIR नेट की अलग प्लेलिस्ट है, PGT मैथ्स की अलग प्लेलिस्ट थी, है ना, जैम एग्जाम की अलग प्लेलिस्ट थी, और अलग अलग टॉपिक वाइज ही बना रहा हूँ। तो आप टॉपिक का नाम और बाय HD मैथमेटिक्स अगर आप लिख देंगे तो फिर वो टॉपिक जहाँ भी मैंने पढ़ाया होगा निकल के आ जाएगा। अदरवाइज कई जगह पर मैं लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर देता हूँ। चलिए बच्चों, हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। देखो बच्चों, इनर प्रोडक्ट स्पेस। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको वेक्टर स्पेस पढ़ाया था। देखो बेटा, वेक्टर स्पेस को थोड़ा बहुत सीखना बहुत जरूरी है। इसको पढ़ने के लिए नीचे उसका लिंक प्रोवाइड है, आप जाकर के वेक्टर स्पेस सीख सकते हैं। देखो बेटा, वेक्टर स्पेस में क्या था, मैंने क्या बताया था कि मान लो VF मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है, तो सेट V के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम वेक्टर कहते हैं, और जो फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं इनको हम स्केलर कहते हैं, है ना। वेक्टर स्पेस का बेटा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये जो हम वेक्टर पढ़ते हैं अपने रियल में 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में हम जो वेक्टर पढ़ते हैं उसी को जनरलाइज किया गया कि मतलब n डायमेंशन में या इन जनरल वेक्टर को हम कैसे सीखेंगे। तो इसीलिए ये वेक्टर स्पेस का बच्चों यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया। ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है। वेक्टर स्पेस क्या होता है, क्यों आया, कैसे आया, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। इसको जा करके नीचे देखो लिंक दिए गए हैं, उसमें से आप पढ़ सकते हैं डिटेल से अच्छे से। देखो बच्चों, क्या होता है जब वेक्टर स्पेस डिफाइन किया गया तो दो चीजें आई। एक आया वेक्टर, वेक्टर के पास अपने दो ऑपरेशन थे, एक था प्लस, एक था डॉट, है ना। तो ये जो प्लस था ये वेक्टर के दो एलिमेंट्स को आपस में ऐड करता था। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई अल्फा और बीटा वेक्टर के दो एलिमेंट हैं, तो अल्फा प्लस बीटा से हम वेक्टर के दो एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर सकते थे। ये जो डॉट था, इस प्लस को हम इंटरनल ऑपरेशन भी कहते थे, क्योंकि ये क्या करता है, अल्फा और बीटा दो वेक्टर के एलिमेंट को लेता है और आंसर भी वेक्टर में ही वापस कर देता है। इसमें जो डॉट था इसको हम एक्सटर्नल ऑपरेशन कहा करते थे, क्योंकि ये डॉट वेक्टर के दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं करता था। इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये जो यहाँ पर डॉट था ये वेक्टर के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करता था। ये एक एलिमेंट फील्ड का लेता था और एक एलिमेंट वेक्टर का लेता था और उनको मल्टीप्लाई करता था और आंसर वापस वेक्टर में देता था। इस डॉट का ये काम था, है ना। अच्छा, फील्ड के पास भी अपने एक प्लस और एक डॉट थे। अभी जो प्लस थे ये फील्ड के एलिमेंट को जोड़ा करते थे कि मान लीजिए A और B दो फील्ड के एलिमेंट हैं, और जो डॉट था ये फील्ड के दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया करता था, है ना। तो जो फील्ड के पास प्लस डॉट थे वो फील्ड के अपने इंटरनल थे, क्योंकि वो फील्ड के एलिमेंट को प्लस और फील्ड के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया करते थे। वेक्टर के पास जो बच्चों डॉट था वो एक्सटर्नल डॉट था, मतलब वो दो वेक्टर के एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं करता था। अब देखिए, पढ़िए एक बार जाकर के, सब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। वो क्या करता था, एक फील्ड के एलिमेंट को लेता था और एक वेक्टर के एलिमेंट को लेता था, उनको आपस में मल्टीप्लाई करता था। हाँ, वेक्टर का प्लस वेक्टर के दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता था, है ना। अच्छा, आप समझिए, देखो ध्यान दो, ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं था जो वेक्टर और फील्ड के एलिमेंट को जोड़े। मतलब जैसे एक वेक्टर में आप एक स्केलर को जोड़ नहीं सकते, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा होगा, है ना।
क्योंकि वेक्टर के एलिमेंट और फील्ड के एलिमेंट, फील्ड मतलब वही जो रियल नंबर है वो यहाँ पर फील्ड होती है। जब हम इन जनरल वेक्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक होता है वेक्टर और रियल नंबर एक्चुअली क्या होता है, फील्ड होता है, फील्ड। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो जैसे जब ये वेक्टर स्पेस आगे बढ़ा तो यहाँ जरूरत समझी गई कि भाई वेक्टर के दो एलिमेंट्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि ये डॉट वेक्टर के दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं करता था, ये डॉट एक वेक्टर और एक फील्ड के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता था। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 2 इंटू ए वेक्टर, तो वही चीज है बिल्कुल। अच्छा, तो वेक्टर के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए फिर कुछ नई चीजें बनाई गई, और जब वो नई चीजें बनाई गई तो उसी को इनर प्रोडक्ट स्पेस नाम दिया गया। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस बेसिकली क्या है, ये वेक्टर स्पेस का थोड़ा और एक्सटेंशन है। इसमें क्या होता है, इसमें हम वेक्टर के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना भी सीखते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी सीखते हैं, है ना। तो ये इसका मतलब है। देखो जैसे आपको याद होगा जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते थे तो आप कहते थे कि भाई डॉट प्रोडक्ट है या हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है ना। आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए दो चीजें यूज किया करते थे, इसको आप कहते थे डॉट प्रोडक्ट, इसे कहते थे क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट था इसी से इंस्पायर्ड होकर के, मतलब इसी को बेस मान करके एक नए टाइप का इन जनरल वे में वेक्टर में प्रोडक्ट डिफाइन किया गया, है ना, इस डॉट प्रोडक्ट को बेस मान करके, है ना। इस डॉट प्रोडक्ट को बेस मान करके, है ना, हमने क्या किया, इन जनरल मतलब पूरे स्पेस में जो वेक्टर लिया उस पूरे स्पेस के वेक्टर में हमने एक नया कॉन्सेप्ट डिफाइन किया, जिस कॉन्सेप्ट को हम इनर प्रोडक्ट कहा करते हैं, इनर प्रोडक्ट। बात समझे। तो ये इनर प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया गया, इसकी जरूरत तो आपने समझ ही ली, क्योंकि इन जनरल अगर हम वेक्टर लें तो वहां पर वेक्टर के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई आखिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए इनर प्रोडक्ट आया। अब ये कैसे डिफाइन किया गया, ये डिफाइन किया गया मतलब हमको बताया गया कि आपको ऐसे लेना है, आपकी अपनी मर्जी नहीं है कि आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। ये बताया गया कि आपको ये इनर प्रोडक्ट किस तरीके से लेना है और कैसे इसकी प्रॉपर्टीज हैं और कैसे ये मैथ्स की दुनिया में अपना काम करेगा। तो बस वही हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो अब देखो इनर प्रोडक्ट क्या होता है, इसको जरा हम लोग यहाँ पर आगे जानते हैं। देखो जरा बच्चों ध्यान से, इसको काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग बेटा ये अपना कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास VF एक वेक्टर स्पेस है। मान लो वेक्टर स्पेस का मतलब ये हुआ कि भाई V क्या है, वेक्टर है, F क्या है, फील्ड है। और ध्यान रखना यहाँ पर जो फील्ड होती है वो या तो रियल नंबर होगी या कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, है ना। यहाँ इनर प्रोडक्ट में जब भी हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो उसकी फील्ड जो होती है वो या तो रियल होगी या कॉम्प्लेक्स होगी, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और समझो, जैसे कॉम्प्लेक्स का मतलब आप क्या समझते हो भाई, कॉम्प्लेक्स का मतलब अल्फा प्लस आई बीटा, मतलब आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, इस टाइप का नंबर। आई मतलब आयोटा और इसकी वैल्यू होती है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ -1। ये सब आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे। अच्छा अब देखो इसमें ध्यान दो, जैसे x और y रियल नंबर है, मतलब जैसे आप z इक्वल टू ये ले सकते हैं 2 प्लस आयोटा इंटू √3, या z इक्वल टू ले सकते हैं 2 माइनस आयोटा इंटू 4। तो x और y क्या है, बोलो रियल नंबर है। अब जब रियल है तो वो जीरो भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं अगर y को जीरो ले लूं तो z इक्वल टू खाली x बचेगा, है ना। मान लीजिए खाली 2 बचा, तो खाली 2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मतलब ये हुआ कि जो रियल नंबर होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स में रियल भी आ जाते हैं। हर एक रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, ध्यान देना, है ना। रियल जो है वो कॉम्प्लेक्स का एक स्पेशल केस है, हर एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। हाँ, हर एक कॉम्प्लेक्स को रियल नहीं कह सकते। जैसे देखो 2 प्लस आयोटा √3 ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन रियल नहीं। हाँ, ऐसे नंबर को इमेजिनरी कहा जाता है, इमेजिनरी, जिसमें आयोटा आ जाए। जिन नंबरों में आयोटा आता है उनको इमेजिनरी कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा
2 प्लस आयोटा इंटू 3 तो ये इमेजनरी है। मान लो मैंने कहा खाली 4 आयोटा तो ये इमेजनरी है। बात समझे ना। लेकिन अगर मैं खाली 3 लिख दूं तो ये इमेजनरी नहीं है। हाँ लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स ये भी है, कॉम्प्लेक्स ये भी है, कॉम्प्लेक्स ये भी, कॉम्प्लेक्स सब कुछ है ना, कॉम्प्लेक्स सब कुछ है। लेकिन मतलब ये भी खाली जो रियल नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स है और जो इमेजनरी है वो भी कॉम्प्लेक्स है। हाँ इमेजनरी का मतलब ऐसे नंबर जिनमें आयोटा आए, जिनमें आयोटा दिखे वो क्या होते हैं, इमेजनरी। तो इमेजनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में अंतर होता है, डिफरेंस होता है, ये बात ध्यान रखना, ये बात समझना। तो रियल क्या है, कॉम्प्लेक्स का एक स्पेशल केस है, ये बात ध्यान रखना। मतलब हर एक रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स को रियल नहीं बोल सकते। जैसे देखो ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन रियल नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स है लेकिन रियल नहीं। हाँ ये दोनों इमेजनरी भी हैं। ये जैसे रियल है इमेजनरी नहीं है। तो ये बातें जरा दिमाग में बैठा लेना आपने, क्योंकि इनकी जरूरत हमें कई जगहों पर पड़ती है बेटा। ये बेसिक चीजें हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। मैंने आईआईटी के वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप चाहें तो आईआईटी के वीडियो में मेरे प्लेलिस्ट चैनल पे जा करके आईआईटी के वीडियो समझ सकते हैं। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, सब टफ टॉपिक होते हैं, ये सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। उनको जाकर आप समझ सकते हैं और मज़े कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो बेटा मैथमेटिक्स में इंजॉय करना सीखना है, मज़े लेना सीखना है, डरना नहीं है, टेंशन नहीं करनी है, रोना धोना नहीं है। अगर आप रो धोगे तो मैथ्स नहीं पढ़ सकते। एंजॉय करना सीखो मैथ्स में, मैथ्स की दुनिया में नाचना सीखो, गाना सीखो, डांस करना सीखो। ठीक है, चलिए तो सब कुछ पढ़ेंगे बच्चा, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और सब कुछ हमको समझ में आएगा। जरा भी टेंशन आपको नहीं करनी है बच्चों। देखो बच्चों, तो यहाँ पर फील्ड रियल होगी या फिर कॉम्प्लेक्स होगी, ये बात ध्यान रखना। अच्छा अब देखो होता क्या है, इनर प्रोडक्ट मतलब ये सिंबल या ये सिंबल लिया गया इनर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब इससे या इससे हम इनर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इनर प्रोडक्ट होता है बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है एक ऐसा फंक्शन जो v क्रॉस v से लेकर के फील्ड तक जाता है। ये बात समझिए। मतलब इनर प्रोडक्ट जो है वो एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ना, मतलब जो हमारा इनर प्रोडक्ट है ये क्या है, एक फंक्शन है। और ये फंक्शन कहां से कहां जाता है, ये फंक्शन v क्रॉस v से r तक जाता है। r मतलब फील्ड तक जाता है। देखो फंक्शन तो आप समझते हैं, जैसे फंक्शन क्या करता है भाई, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक फंक्शन है, मान लो ये नेचुरल नंबर ले लिया, ये रियल नंबर ले लिया। मैंने कहा मेरे पास एक फंक्शन है n से लेकर के r तक, ठीक है। और मान लीजिए वो फंक्शन ऐसा है fx इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या हो गया, इस फंक्शन का डोमेन हो गया। डोमेन का मतलब जहां से हम x की वैल्यू लेंगे। तो हम x की वैल्यू 1 ले सकते हैं। जैसे अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 कहाँ जाएगा, 1 प्लस 1/2, तो 1 1 के पास जाएगा, 1 की इमेज 1 हो गई। अगर हम x को 2 लेंगे, x को 2 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 3/2। तो x की वैल्यू मतलब x की 2 की इमेज 3/2 हो गई, इसको इमेज भी बोलते हैं। तो x जो है वो आप नेचुरल नंबर से लेंगे, 1 2 3 4 5 6 आप x को लेंगे, केवल x की वैल्यू आप 0 -1 यहां नहीं ले सकते, क्योंकि इसका डोमेन सिर्फ नेचुरल नंबर है ना। डोमेन से ही x की वैल्यू ली जाती है। तो n क्या है, इसका डोमेन है। और r मतलब रियल नंबर, रियल नंबर क्या है, इसका कोडोमेन। तो ये इसका डोमेन है। डोमेन का मतलब यहां से आप x लेंगे, इसके बाहर आप नहीं निकल सकते। और ये रियल नंबर क्या है, इसका कोडोमेन है। कोडोमेन का मतलब जो वैल्यू फंक्शन की आएगी, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। मतलब जो y की वैल्यू आएगी वो इसके अंदर आएगी, वो इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ रियल नंबर इसका कोडोमेन है, रेंज नहीं। जो y की वैल्यू आएगी उसको रेंज कहा जाता है। जो y की वैल्यू आएगी उसको रेंज कहा जाता है। तो रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। मतलब y की वैल्यू जो निकलेगी उसको रेंज कहेंगे। रेंज इस कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। मतलब इन जनरल ऐसा कहा जाता है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट में छोटा भी आता है और बराबर भी आता है, ध्यान रखना। सबसेट में दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक। तो मतलब देखो ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन एक एलिमेंट किसका लेगा। जैसे ये फंक्शन क्या कर रहा था, ये एक एलिमेंट डोमेन का ले रहा था और आंसर कोडोमेन में दे रहा था। वैसे यहां पर भी ये फंक्शन एक एलिमेंट v क्रॉस v का लेगा। जैसे यहां पर इस फंक्शन ने x की कोई वैल्यू ली और आंसर कहां दिया, रियल नंबर में दिया।
अपना आंसर का मतलब वही y की वैल्यू। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये फंक्शन मतलब जो इनर प्रोडक्ट है क्या करेगा, v क्रॉस v का एलिमेंट लेगा। देखो v क्रॉस v का मतलब क्या, जैसे कि मान लो v मतलब वेक्टर, मान लो v में कुछ एलिमेंट्स हैं अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन, तो v क्रॉस v का मतलब हुआ कि इसी के एलिमेंट का इसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझते हैं, जैसे कि मान लो एक सेट मेरे पास A है, ठीक है, और दूसरा सेट मान लो मेरे पास 1 2 3 है, ठीक है। अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो इसका मतलब हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। दो कैसे, A,1, फिर अगला पेयर आएगा A,2, फिर अगला पेयर आएगा A,3, सिमिलरली B1 B2 B3, इस तरीके से आपको पेयर बनाने पड़ेंगे, है ना। ये जो पेयर आएंगे इन पेयर में पहला एलिमेंट आप A से लेंगे, दूसरा कहां से लेंगे, B से लेंगे, है ना। तो ये पेयर, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये सब बेटा बेसिक चीजें हैं, 11 12 की चीजें हैं, सब मैंने 11 12 क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ाई हुई है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, अगर जरा भी आपका कभी कन्फ्यूज हो तो 11 12 के मेरे वीडियो हैं, प्लेलिस्ट पे जाके चेक करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। और वैसे भी इन चीज़ों से वास्ता आपका पढ़ेगा ही पढ़ेगा, क्योंकि जो बच्चा मैथ्स से एमएससी कर रहा है इसका मतलब आगे चल के कहीं ना कहीं बेटा उसे टीचिंग लाइन में जाना है, या किसी और कंपटीशन में आप निकल गए तो अलग बात है। तो इसलिए इन चीज़ों से आपको लेना देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये चीज़ें आपके सामने आएंगी आएंगी। और टीचिंग कोई जो है, टीचिंग जो है बेटा कोई बुरा जो है वो ऑक्यूपेशन नहीं है। ये मत समझना मैं टीचर हो गया तो पता नहीं क्या खराब काम कर रहा हूँ, ये फीलिंग दिमाग से निकाल दीजिए। टीचिंग से अच्छा जॉब इस दुनिया का कोई जॉब नहीं है, ध्यान रखना। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और कॉन्फिडेंस के साथ टीचिंग करो। जो भी आप कर रहे हो, सरकारी या प्राइवेट, जो भी आप टीचिंग कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ में करना। अगर टीचिंग करना तो विश्वास के साथ कहना, कॉन्फिडेंस के साथ कहना, जी हाँ मैं टीचर हूँ और मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, और ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है, मैं नॉलेज वाला बंदा हूँ, मैं अच्छाई बांटता हूँ, ये बात कॉन्फिडेंस के साथ कहना, ठीक है। इसमें जरा भी परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, सब बातें चलती रहेंगी, है ना। तुम कहोगे सर अपनी तरह टीचर बनाना चाहते हैं, अरे अपनी तरह नहीं यार, मैं दुनिया को खुश देखना चाहता हूँ। और टीचर लोग ऐसे होते हैं दुनिया में खुशियाँ बांटते हैं। टीचर कितना भी बिगड़ जाए वो फिर भी अपने बच्चों का और अपने पढ़ने वाले बच्चों का हमेशा भला चाहता है, पूरी दुनिया का भला चाहता है, ठीक है। चलो खैर, तो मतलब ये क्या करता है, ये जो इनर प्रोडक्ट है हमारा, इनर प्रोडक्ट, ये v क्रॉस v का एलिमेंट लेगा और आंसर फील्ड में देगा, है ना। अब v क्रॉस v के देखो एलिमेंट कैसे होंगे, वही पेयर बनाना पड़ेगा, जैसे अल्फा अल्फा, क्योंकि v का v से ही पेयर बनाना पड़ेगा। अल्फा अल्फा, फिर क्या होगा अल्फा बीटा एंड सो ऑन, फिर क्या होगा बीटा अल्फा, फिर क्या होगा बीटा बीटा एंड सो ऑन। तो ऐसे करके ये हम क्या करेंगे, v का v, जैसे कि अगर मैं a का a से पेयर बनाऊं, a क्रॉस a निकालूं, तो फिर वही आएगा क्या, a a a b b a b b, क्योंकि a क्रॉस a से ही बनाना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम v क्रॉस v का ही पेयर बना रहे हैं, तो ये क्या करेगा, देखो v क्रॉस v का कोई भी एलिमेंट लेगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा v क्रॉस v है और ये फील्ड है। अब फील्ड जो है वो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, तो जैसे v क्रॉस v के बहुत से एलिमेंट्स हैं, अल्फा अल्फा है मान लीजिए, ठीक है, अल्फा बीटा है मान लीजिए, v क्रॉस v के बहुत से एलिमेंट्स हैं, अल्फा बीटा है मान लीजिए, ऐसे करके होंगे। तो जैसे इसने पहले को आंसर दिया फॉर एग्जांपल 1 में, दूसरे को आंसर दिया फॉर एग्जांपल 2 में, मान लो हमने कहा फील्ड रियल नंबर है, मान लो फॉर एग्जांपल मान लो ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर गया, कहीं पर भी जा सकता है, और कहाँ जाएगा ये हमको बताया जाएगा। मतलब जो हमारा इनर प्रोडक्ट है वो v क्रॉस v से लेकर f तक एक फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शन क्या है ये हमको बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर भाई, यहाँ पर फंक्शन तो बहुत कुछ हो सकता है ना, वो हमको बताया जाता है ना कि फंक्शन लेना क्या है, x प्लस 1/2 लेना है, या 2x लेना है, या x स्क्वायर लेना है, या साइन x लेना है, या कॉस x लेना है, या लॉग x लेना है, या मॉड x लेना है। तो ये फंक्शन हमको बताया जाता है क्या लेना है। तो वैसे ही यहाँ पर भी इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन है जो v क्रॉस v डोमेन लेगा और अपना आंसर हमेशा फील्ड में देगा, लेकिन वो फंक्शन क्या होगा ये हमको हर बार, हर समय, हर सवाल में बताया जाएगा, है ना। हाँ ये ध्यान रखना, वो एलिमेंट लेगा v क्रॉस v के। v क्रॉस v के का मतलब क्या हुआ कि वो v के दो एलिमेंट लेगा। जैसे मान लो v क्रॉस v का एक एलिमेंट ये है, तो वो इस एलिमेंट को लेगा। तो इस एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो दो एलिमेंट ले रहा है v के, क्योंकि अल्फा अल्फा v के दो एलिमेंट हो गए। मान लो वो फंक्शन हमारा अल्फा कॉमा बीटा को लेता है डोमेन में से,
तो अल्फा कॉमा बीटा क्या है, अल्फा कॉमा बीटा बेसिकली v के दो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एक एलिमेंट हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। तो मतलब ये फंक्शन v के दो एलिमेंट्स पर ऑपरेट होता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब जैसे मैंने कहा v क्रॉस v के एलिमेंट को ले रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन v के दो एलिमेंट्स को ले रहा है ना। और आंसर कहाँ दे रहा है, फील्ड में दे रहा है। अच्छा अब देखो, और वो फंक्शन क्या होगा ये हमको बताया जाएगा कि भाई फंक्शन लेना क्या है। तो ये इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो गई। और अगर किसी वेक्टर स्पेस में ये इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन कर दें तो उसको हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं और कुछ नहीं। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस का मतलब क्या, कि अगर हम वेक्टर स्पेस में इनर प्रोडक्ट को भी डिफाइन कर दें। इनर प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इनर प्रोडक्ट v के दो एलिमेंट्स को ले रहा है और आंसर फील्ड में दे रहा है, या ऐसा कह दो इनर प्रोडक्ट v के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। हालांकि मल्टीप्लाई शब्द यहाँ पर, मल्टीप्लाई वर्ड यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, यही कहते हैं कि इनर प्रोडक्ट मतलब कहीं ना कहीं वही है, लेकिन मल्टीप्लाई वर्ड हम यूज करते नहीं जनरली। यही करते हैं कि भाई इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन है, वो v के दो एलिमेंट्स को ले रहा है और आंसर फील्ड में दे रहा है, या ऐसा कह सकते हैं, मतलब रफली स्पीकिंग ऐसा बोल सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट v के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है ना। अच्छा, और अगर वेक्टर स्पेस हमने बनाया और वेक्टर स्पेस के साथ साथ हमने उसमें इनर प्रोडक्ट भी बताया कि क्या लेना है ना। जैसे मैंने बताया भाई इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या होगा ये बताया जाएगा। तो अगर हमने क्या किया कि एक वेक्टर स्पेस लिया और उस वेक्टर स्पेस में इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर दिया, तो ऐसे वेक्टर स्पेस को फिर हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या हो गया, ऐसा वेक्टर स्पेस हो गया जिसमें हम इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर दें। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इस पे। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, ऐ दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, भूल गए। देखो बच्चों, तो ध्यान रखना वेक्टर स्पेस क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है, एक वेक्टर स्पेस जिसमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन है ना, इसलिए हम उसको कहते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। देखो अभी जो इनर प्रोडक्ट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई कि भाई इनर प्रोडक्ट ऐसे नहीं कि हम मुंह उठा के किसी को भी इनर प्रोडक्ट मान लेंगे, कि किसी भी फंक्शन को हम इनर प्रोडक्ट ऐसे मुंह उठा के नहीं मान लेंगे। ये कहा गया कि इनर प्रोडक्ट तभी मानेंगे अगर वो ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, है ना। इट इज कॉल्ड मतलब दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट इफ satisfy फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो ये कहा गया कि भाई आप इसे इनर प्रोडक्ट तभी मानेंगे जब ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या प्रॉपर्टीज है देखो, वो हम यहां पर अब बताते हैं आपको। देखो पहली प्रॉपर्टी देखो बच्चों, ये है जो हमारा इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट है ना, इनर प्रोडक्ट की जो वैल्यू निकल के आती है, जैसे मान लो आपने अल्फा अल्फा लिया है ना, मान लो आपने अल्फा अल्फा एक v क्रॉस v का पॉइंट लिया, तो अल्फा अल्फा की जो वैल्यू निकल के आएगी इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। पहली बात ये है ना। हाँ, अगर अल्फा 0 नहीं है तब, और अल्फा कहां से आएगा, v से आएगा। मतलब अल्फा जो है v के पास अपना 0 होता है, v के पास अपना 0 एलिमेंट होता है। देखो यहाँ डार्क 0 लिखा, डार्क 0 का मतलब ये v का 0 हो गया। तो अगर अल्फा 0 नहीं है तो अल्फा कॉमा अल्फा हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। ये बात ध्यान रखना। जैसे अगर आप जानते हो कि a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर, ये क्या होता है, ये एक्चुअली मॉड a का स्क्वायर हो जाता है, और ये क्या होता है, पॉजिटिव, अगर वेक्टर a 0 नहीं है तो। वैसे ही आगे चल के इसको देखेंगे, यहां पर हम नॉर्म वर्ड यूज करते हैं, नॉर्म।
जैसे यहाँ पर आप मॉडुलस का यूज करते हैं ना, ए डॉट ए, आपको मालूम है ना क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर हम ए डॉट ए निकालें तो ए का डॉट प्रोडक्ट ए से ही ले लें तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए और कॉस जीरो क्या होता है 1, तो ये मॉड ए का स्क्वायर हो गया। तो मतलब ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। उसी से इंस्पायर्ड होकर के यहां पर हम नॉर्म वर्ड का यूज करते हैं, आगे आपको बताएंगे नॉर्म। जैसे यहां पर मॉड ए का मतलब क्या, वेक्टर ए की लेंथ, तो वैसे ही यहां पर हम नॉर्म वर्ड का यूज करते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं कि अल्फा कॉमा अल्फा का इनर प्रोडक्ट बराबर नॉर्म अल्फा का स्क्वायर। इसको नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर कहते हैं। मतलब वेक्टर की इन जनरल लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पर नॉर्म वर्ड का यूज करते हैं इन जनरल। आगे चल के फिर यही नॉर्म स्पेस बन जाता है। ये मैं पढ़ाता हूँ फंक्शनल एनालिसिस में। फंक्शनल एनालिसिस में हम लोग नॉर्म स्पेस पढ़ते हैं, उसके ही मैंने वीडियो बहुत सारे अपलोड किए हैं, अभी बहुत से अपलोड करना बाकी है। इनका आपस में बहुत कनेक्शन है, इनर प्रोडक्ट स्पेस का और नॉर्म स्पेस का आपस में बहुत सारा कनेक्शन है। धीरे धीरे करके आप समझेंगे, है ना, ये बात ध्यान रखना। इसको हम नॉर्म कहते हैं आगे चल करके, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, जरा यहाँ पर इस बात को समझिए ध्यान से कि पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई जो हमें याद रखनी है कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी देखो बच्चों, यहां पर ये हो गई कि अल्फा बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है ना, ये बीटा अल्फा के इनर प्रोडक्ट का कंजुगेट होगा। कंजुगेट, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा ये वी के दो एलिमेंट्स हैं। ये टर्म क्या है, कंजुगेट। जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट वर्ड का यूज करते हैं, आपको मालूम है कि भाई कॉम्प्लेक्स में हम कंजुगेट टर्म का यूज किया करते हैं। देखो कुछ इस तरीके से होता है। ये सब चीजें बेटा आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और अगर हम इनको इंटर रिलेटेड नहीं करेंगे तो परेशान होंगे, फिर समझ नहीं पाएंगे। इन चीजों को रिलेट करना आपस में बहुत जरूरी होता है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कहा कि 2 + 3 आयोटा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z बार क्या हो गया, 2, यही क्या हो गया, कंजुगेट हो गया। लेकिन अगर मान लो ये रियल है तो उसका कंजुगेट उसी के बराबर हो जाएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट टर्म, यहाँ पर इसको हम यूज करते हैं। तो ये किस लिए है, बोलो ये बार का काम क्या है, बार का काम होता है कंजुगेट। और अगर ये रियल है तो उसका कंजुगेट उसी के बराबर हो जाता है ना। यहाँ पर ध्यान रखो, तो ध्यान रखना, मतलब अल्फा बीटा और बीटा अल्फा ये बराबर नहीं होते हैं, इसका कंजुगेट इसके बराबर होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तीसरा देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी बच्चों ये होती है कि अगर हम ले लें ए अल्फा और प्लस बी बीटा और कामा गोमा, मान लो हम ऐसे ले लें, है ना। मतलब जो पहला एलिमेंट है वो ए अल्फा, मतलब ये हमारा इनर प्रोडक्ट है, ये इनर प्रोडक्ट है, ध्यान रखना ऐसे करके। तो अल्फा की जगह हमने ये टर्म ले लिया और बीटा की जगह गामा ले लिया, तो हमें इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लेना है। तो इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट बच्चों यहां पर होता है, इसको ध्यान रखो, ये होता है ए और अल्फा गामा, ए अल्फा गामा और प्लस बी और इनर प्रोडक्ट बीटा गामा, ये है। मतलब ए का मल्टीप्लाई इनर प्रोडक्ट अल्फा गामा से, प्लस बी बाहर है और उसका मल्टीप्लाई इनर प्रोडक्ट बीटा गामा से, है ना। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है इनर प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा और गामा गामा। ये अल्फा बीटा गामा जो है ये वी के एलिमेंट है, ध्यान रखना, और ए और बी जो है ये फील्ड के एलिमेंट है। अल्फा बीटा गामा जो है ये वेक्टर के एलिमेंट है और ए और बी किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है। ये बात जरा बच्चों यहां पर समझो ध्यान से। तो ये बेटा तीन प्रॉपर्टी जो है वो हमें लगानी पड़ती है। अच्छा, कई किताबें देखो इसमें एक प्रॉपर्टी और एक्सटेंड कर देती हैं, कई किताबें क्या करती हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी को बढ़ा देती हैं। और वो देखो प्रॉपर्टी क्या करती हैं, चौथी प्रॉपर्टी जो है, फोर्थ प्रॉपर्टी भी कई किताबें यहां पर लिख देती हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी वो लोग क्या लिखते हैं, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखते हैं कि अगर इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा की वैल्यू मान लीजिए 0 है, तो वो तभी 0 होगी जब अल्फा भी 0 होगा, है ना।
मतलब इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा की वैल्यू, जैसे ए डॉट ए की वैल्यू तभी जीरो होगी जब वेक्टर ए खुद जीरो हो जाए। हाँ, ए डॉट भी जीरो हो सकता है। ए डॉट भी जीरो कब होगा? जब थीटा 90 हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो वही परपेंडिकुलर वर्ड यहाँ पर भी यूज करते हैं, उसको हम ऑर्थोगोनल कहते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। तो ए डॉट भी तो जीरो हो सकता है। अगर थीटा 90 ले लें, वेक्टर परपेंडिकुलर ले लें, तो ए डॉट भी जीरो हो जाएंगे। लेकिन ए डॉट जीरो तभी होगा जब ए जीरो होगा। वैसे यहाँ पर भी है, इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा जीरो तभी होगा जब अल्फा जीरो होगा। देखो ध्यान दो, यहाँ सिंपल जीरो है, यहाँ डार्क जीरो है। डार्क जीरो मतलब ये वेक्टर का जीरो है, क्योंकि अल्फा एलिमेंट किसका है? वेक्टर का है। तो डार्क जीरो का मतलब ये वेक्टर का जीरो है। और ये देखो, इनर प्रोडक्ट की जो वैल्यू निकल के आती है वो फील्ड से निकल के आती है, मतलब इनर प्रोडक्ट का आंसर फील्ड में आता है। तो इनर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो मतलब फील्ड का एलिमेंट होगा। तो इसलिए ये जो जीरो लिखा है ये फील्ड का जीरो है। फील्ड के पास भी अपना एक जीरो होता है, और ये जो सिंपल जीरो है ये फील्ड का जीरो है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो हमेशा फील्ड में आएगी। अच्छा, एक बात और समझो। देखो, जैसे आप यहाँ पर ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो इनर प्रोडक्ट से, समझो बात को। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो यहाँ पर कुछ जिसपे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम ध्यान देंगे। देखो, ए को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्फा कॉमा गामा से, मान लीजिए। देखो, ये जो इनर प्रोडक्ट है ये किसका एलिमेंट है? फील्ड का। और ए भी किसका एलिमेंट है? फील्ड का। तो यहाँ पर आप फील्ड के दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा वो फील्ड वाला डॉट आएगा। ध्यान, हालांकि यहाँ पर हम डॉट लगा नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम लगाना चाहें तो डॉट लगा सकते हैं, लेकिन वो डॉट कौन सा होगा? वो फील्ड का डॉट होगा। फील्ड के पास भी अपना प्लस डॉट होता है, तो वो फील्ड का डॉट होगा। क्यों? क्योंकि आप उससे फील्ड के दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो। एक एलिमेंट ए है जो फील्ड का है, और दूसरा एलिमेंट क्या है? इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा गामा, वो भी फील्ड का है। क्योंकि हाँ, अल्फा गामा वेक्टर के एलिमेंट है, लेकिन जो उसका रिजल्ट है इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कॉमा गामा, वो फील्ड का एलिमेंट है। मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कॉमा गामा जो है ये कहाँ जाएगा? ये फील्ड में जाएगा। फील्ड मतलब रियल या कॉम्प्लेक्स, कोई भी एक, बात समझे? हाँ, अल्फा भी वेक्टर है, गामा भी वेक्टर। जैसे कि मान लो आप कहते हो कि भाई ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर, लेकिन ए डॉट बी का जो आंसर आता है वो क्या आता है? रियल नंबर आता है, ना कि वेक्टर। तभी इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहा करते हैं। ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, लेकिन ए डॉट बी का जो आंसर आता है वो क्या आता है? रियल नंबर आता है, मतलब वो फील्ड का एलिमेंट हो गया। हाँ, ए क्रॉस बी का आंसर वेक्टर आता है, लेकिन यहाँ पर जो इनर प्रोडक्ट बनाया गया ये डॉट प्रोडक्ट को बेस मानकर बनाया गया, क्रॉस प्रोडक्ट को बेस मानकर नहीं बनाया गया, ध्यान रखना। ठीक है, तो कई लोग ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी यहाँ पर लगा देते हैं। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ मिला के भी लिख देते हैं। वो कर, ठीक है, आप चार भी लिख सकते हो भाई, तीन से अच्छा चार लिख दो, चारों प्रॉपर्टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चारों भी आप लिख सकते हो। तो ये चार प्रॉपर्टी अगर हमारी सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे कि ये हमारा इनर प्रोडक्ट जो है, तब हम इसको इनर प्रोडक्ट मानेंगे जब ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर बच्चों को ध्यान देना है ना, खास तौर पे थर्ड वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए अल्फा प्लस बी बीटा कॉमा गामा। ध्यान रखना, इनके बीच में कॉमा होता है ना, अल्फा बीटा के बीच में कॉमा होता है। अगर आप कॉमा नहीं भी लगाएंगे तो बहुत बड़ी कोई मिस्टेक नहीं है, ऐसा नहीं कि भूचाल आ जाएगा, कोई आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर है। कॉमा जो नहीं लगा देना चाहिए, नहीं भी लगाएंगे तो मतलब वो है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये फील्ड का एलिमेंट है और ये ए भी फील्ड का एलिमेंट है। इनके बीच में अगर कोई मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वो डॉट होगा। और डॉट कौन सा होगा? फील्ड का डॉट होगा, ध्यान रखना, वो फील्ड वाला डॉट। हालांकि कोई सिंबल लगाते नहीं है, खाली छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम डॉट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि वो फील्ड का डॉट होगा, वेक्टर का डॉट नहीं होगा। क्योंकि वेक्टर का जो डॉट होता है वो एक एलिमेंट फील्ड का लेता है और एक एलिमेंट वेक्टर का लेता है, उनको मल्टीप्लाई करता है। ये बात ध्यान दीजिए। अच्छा, तो बच्चों ये चार प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हमारी होंगी तो हम कहेंगे कि ये हमारा इनर प्रोडक्ट फंक्शन तब कहा जाएगा, है ना। ऐसे नहीं कि हमने कोई भी फंक्शन ले लिया उसको इनर प्रोडक्ट कह दिया, नहीं। इनर प्रोडक्ट तभी कहेंगे जब वो इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके दिखा देगा। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वेक्टर स्पेस है ना, अगर हम VF एक वेक्टर स्पेस लें, VF मान लीजिए हम एक वेक्टर स्पेस लें, ठीक है, वेक्टर स्पेस लें, और उसके साथ में हम इनर प्रोडक्ट ले लें,
वेक्टर स्पेस लें, उसके साथ में हम इनर प्रोडक्ट ले लें, तो इस पूरे को हम कहते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। शॉर्ट में लिख रहा हूं जल्दी जल्दी, ये मत समझना कि सर को स्पेलिंग नहीं आती है बच्चे बहुत जल्दी कमियां निकालने में बड़े उस्ताद होते हैं। अरे सर ने स्पेलिंग गलत लिख दी, मजा आ गया। अब उसमें हम कमेंट में कहेंगे सर स्पेलिंग तो गलत लिख दिया आपने ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक पे ध्यान नहीं देते हैं। आप बड़े लोग हैं यार, बड़ी बड़ी कोई मिस्टेक हो तब ध्यान देना, छोटी मोटी मिस्टेक पे नहीं। सर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी, ये सब बातें नहीं, ये सब बातें छोड़ दो, बचकानी हरकतें। बहुत से बच्चे कमेंट कर देते सर आपने स्पेलिंग गलत लिखा। अरे ठीक है यार, स्पेलिंग तो स्पेलिंग है, हम कौन सा बहुत बड़े अंग्रेज हैं यार और गलत लिख भी दी तो ऐसा क्या, हालांकि लिखता नहीं हूँ, गलत ध्यान रखता हूँ मैं, है ना। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस अगर इनर प्रोडक्ट फंक्शन के साथ में डिफाइन होगा तो उसको हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं। तो यही हमारी इनर प्रोडक्ट स्पेस की बच्चों डेफिनेशन है। देखो अब जैसे ये जो 3 प्रॉपर्टीज मैंने बताई आपको, इन 3 प्रॉपर्टीज को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, कुछ और नई प्रॉपर्टीज यहां पर बनाते हैं। तो अब बेटा इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा, फिर बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उसमें। तो जनरली मैं जो वीडियो बनाता हूं वो 30 से 40-45 मिनट के बीच के बनाता हूं जनरली। उससे लंबा वीडियो बनाऊंगा तो वैसे ही मेरा जो कैमरा है इसमें कुछ सेटिंग ऐसी है कि 50 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपना भी वो कट जाता है उसमें, है ना। तो कोई बात नहीं बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। तो हमने समझा इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है। तो ध्यान रखना, इनर प्रोडक्ट का मतलब ये सिंबल, और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी अगर अल्फा 0 नहीं है तो। हाँ ध्यान रखना, ऐसा मैंने नहीं कहा कि इनर प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अल्फा कॉमा अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। हाँ अल्फा अल्फा पॉजिटिव होगा, ये नहीं मैंने कहा कि अल्फा बीटा हमेशा पॉजिटिव होगा ना भाई। ए डॉट बी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ ए डॉट ए पॉजिटिव होगा ये कंफर्म है, क्योंकि वो वेक्टर की लेंथ को बता देता है। भाई ए डॉट ए का मतलब क्या, मॉड ए स्क्वायर और वेक्टर की लेंथ है। हाँ ए डॉट ए 0 तभी होगा जब ए 0 हो जाए, जबकि ए डॉट बी कुछ भी हो सकता है। ए डॉट बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। वैसे यहाँ पर भी अल्फा बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना। अब ये अल्फा बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है ये 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा, जब अल्फा बीटा के बीच का एंगल 90 हो। जैसे यहाँ पर ए डॉट बी 0 कब होता है, जब ए और बी के बीच का एंगल 90 हो, मतलब ए और बी वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह पर ऑर्थोगोनल वर्ड यूज करते हैं, आगे आपको समझाएंगे चल के, ध्यान रखना। तो इनर प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हाँ अल्फा कॉमा अल्फा पॉजिटिव होगा, अगर दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अल्फा 0 नहीं है तब देखो यहाँ पर, है ना। देखो यहाँ पर सिंपल 0 है क्योंकि ये फील्ड का 0 है, और ये 0 कौन सा है, वेक्टर वाला 0 है ना। एक बात ध्यान रखना। तो इनर प्रोडक्ट की खुद की, अच्छा दूसरी बात ये है, अगर हम उसका ऑर्डर बदलेंगे तो कंजुगेट साइन आएगा। जैसे देखो अल्फा बीटा था, यहाँ बीटा अल्फा लिखा तो उसका कंजुगेट। हाँ अभी आगे पढ़ेंगे कि अब देखो अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा इनर प्रोडक्ट का जो आंसर है वो फील्ड में जाएगा। फील्ड या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। इनर प्रोडक्ट का जो आंसर है वो फील्ड में जाएगा, फील्ड या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। अगर इस इनर प्रोडक्ट का आंसर कॉम्प्लेक्स में गया तब तो इसका मतलब बनता है, कि भाई कॉम्प्लेक्स में कंजुगेट का मतलब बनता है, लेकिन अगर नंबर रियल है तो उसका कंजुगेट उसी के बराबर हो जाता है। तो ये बातें अभी हम लोग और डिटेल से अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं पालना बच्चों, मस्त होकर पढ़ना है, एंजॉय करते हुए पढ़ना है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बढ़िया बातों को पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। इसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मैं दे दूंगा, उस लिंक पे जाकर आप टच करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, और ये अलग प्लेलिस्ट है। लीनियर अलजेब्रा के बहुत से अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, सबका प्लेलिस्ट नीचे नहीं आ गया। आप एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।